भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। वन विभाग की तरफ से काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया वन्य प्राणी सप्ताह का आगाज। जनपद भदोही स्थित ज्ञान की नगरी ज्ञानपुर में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वन विभाग की तरफ से वन्य प्राणी सप्ताह के मद्देनजर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएफओ भदोही आलोक सक्सेना रहे। कार्यक्रम का आयोजन काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की स्मार्ट क्लास में हुआ। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बैनर पोस्टर में आम जनमानस के लिए प्रेरणादायक स्लोगन लिखे गए थे। वन विभाग की तरफ से रेंजर रिचेश मिश्रा, वन दरोगा उमेश पटेल आदि उपस्थित रहे। उक्त अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पर्यावरण पुत्र के नाम से विख्यात अशोक गुप्ता भी उपस्थित रहे। अशोक गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि वृक्ष लगाकर भूल जाना हमारी खराब आदत है। वन विभाग द्वारा लाखों वृक्ष लगाए गए, क्या उन्हें पानी देकर जीवित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? दूसरों पर आरोप लगाने से पहले हमें यह जरूर देखना होगा कि हमने पर्यावरण के लिए क्या किया। हमें पर्यावरण के प्रति अपने नैतिक दायित्व को समझना होगा। महाविद्यालय की तरफ से कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कामिनी वर्मा ने किया। उक्त अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रदीप नारायण डोंगरे के साथ साथ डॉक्टर विनय कुमार मिश्र, डॉक्टर अवधेश यादव, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर हेमंत कुमार निराला आदि उपस्थित रहे। महाविद्यालय के उपस्थित सभी प्राध्यापकों ने वन्य जीव संरक्षण पर अपने विचार रखे। वन विभाग की तरफ से वन्य जीव संरक्षण पर व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 7 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उक्त प्रतियोगिता में रितेश श्रीवास्तव को प्रथम स्थान, हरिप्रिया श्रीवास्तव को द्वितीय स्थान, साक्षी मिश्रा को तृतीय स्थान तथा संध्या मौर्य को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले चारों प्रतियोगियों को डीएफओ आलोक सक्सेना द्वारा पुरस्कृत किया गया। डीएफओ आलोक सक्सेना द्वारा अशोक गुप्ता को पर्यावरण के प्रति उत्कृष्ट कार्य के लिए 400 पेड़ उपहार स्वरूप दिया गया। आपको बता दें कि अशोक गुप्ता 1094 दिन से अनवरत वृक्षारोपण कर रहे हैं। कार्यक्रम समापन के बाद महाविद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। आइए जरा अब आपको सुनवाते हैं कि डीएफओ आलोक सक्सेना के साथ साथ अशोक गुप्ता व महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने वन्य जीव संरक्षण के बारे में अपने किस तरह के विचार प्रस्तुत किए। विद्यालय के महाविद्यालय के परम आदरणीय गुरुजन, मीडिया से पधारे साथी, भदोही के वृक्ष मानव श्री गुप्ता जी और मेरे युवा मित्रों, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था के बीच इतनी सुंदर अभिव्यक्ति होगी और इतने विस्तार से इतनी सकारात्मक और सार्थक चर्चा की गई। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोगों ने वन्य जीव सप्ताह के इस समापन अवसर पर वन्य जीवों के संबंध में उनके हर पहलू पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से, चाहे वह जैव विविधता का प्रकरण रहा हो, चाहे वनों को काटने से बचाने की बात रही हो, या वन्य जीव अधिनियम के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा की। और जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों को वन्य जीवों या वन्य प्राणियों के प्रति आप ये समझिए कि जागरूक करने की बात, तो वो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोगों के बीच में आकर मुझे महसूस हुई। जनपद की जहाँ तक बात है, भदोही वन प्रभाग जनपद में अभी आपको गुप्ता जी ने बताया था कि यहाँ पर वन नहीं है। वन का अर्थ ये है कि जैसे जो हमारी वन्य जीव अधिनियम है, वन्य संरक्षण अधिनियम है 1927, फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, उसमें वनों को क्लासिफाइड किया गया है। कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, कुछ रिजर्व फॉरेस्ट हैं। तो इस श्रेणी का कोई वन यहाँ पर नहीं। परंतु सौभाग्य कहिए कि मेरे आने के बाद से जो बनारस की कछुआ सेंचुरी है वो शिफ्ट होकर के अपने जनपद में आ गई है और गंगा नदी का पनकट परवार से लेकर के प्रयागराज तक का 30 किलोमीटर का हिस्सा कछुआ सेंचुरी में आ गया है। तो ये जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पर एक इस प्रकार की सुविधा आई है।
दूसरी बात यह है कि हम लोगों को यहाँ पर एक 6.5 हेक्टेयर ज़मीन मिली है, जिसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम लोग वन के रूप में घोषित करा सकें धाराओं के अंतर्गत। जो धारा है 1927 की, जो नियम कानून है, उसके हिसाब से पहले धारा 4 होता है, फिर धारा 20 होती है, उसके बाद जंगल घोषित हो जाता है। तो ये मुंशी राजपुर में वो क्षेत्र है जिसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि उसको जो हम लोग जंगल के रूप में घोषित करें। आपका जनपद वन्य जीवों के मामले में काफ़ी विविधतापूर्ण है। जो सबसे महत्वपूर्ण वन्य जीव इस जनपद में है वो है मोर, और वो आपका राष्ट्रीय पक्षी है। मोर आपके जनपद में बहुत बहुतायत से हैं। गंगा जी के किनारे इस क्षेत्र में ना दिखते हों, मगर मोर हमारे इस जनपद में पर्याप्त मात्रा में हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों पहले एक शिकायत मिली थी कि उनके पंखों की या बच्चों की तस्करी का भी मामला आया था। तो एक तो ये हमारे मोर हमारे बीच, हमारे पास इस जनपद की एक उपलब्धि के रूप में है, और ये निश्चित रूप से जनपद के व्यक्तियों की, लोगों की संवेदनशीलता है कि उन्होंने इस प्राणी को बचाए रखा है, इसको धरोहर के रूप में संरक्षित किया है। अभी भी हम लोग के पास भी कहीं भी कोई घटना होती है तो उसकी सूचना आ जाती है। दूसरी बात यह है कि जो आपके बगल में आपकी गंगा नदी बह रही है, इस गंगा नदी में बहुत सारे वन्य जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि मगर है, घड़ियाल है, कछुआ है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्वेटिक डॉल्फिन्स, गैंजेटिक डॉल्फिन्स भी उसमें हैं, और उनको संरक्षण करने की बात हो रही है। तो दो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। एक तो हमारे पास हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में हमारी डॉल्फिन को भी माना गया है। तो दोनों प्रकार के जीव हमारे जनपद में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें आप लोगों ने बताई कि ये जीव है, वो जीव है। तो इन सब चीज़ों के साथ जो हमारा आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील हों, उनकी सुरक्षा की बात करें। वन्य जीवों के जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की बात की गई, तो उसमें प्रोविजन किया गया है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हमारे पूरे प्रदेश में सिर्फ इस समय एक है, दुधवा नेशनल पार्क, और 25 या 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 4 या 5 जू हैं हमारे यहाँ, 5 जू हैं, चिड़ियाघर। इसके अलावा बहुत सारे रेस्क्यू सेंटर्स भी हैं, जहाँ पर कोई जानवर घायल हो जाता है तो वहाँ पर ले जाकर के हम उनका उपचार भी करते हैं। अभी बच्चों ने यहाँ गिद्ध की बात की, गिद्ध का प्रश्न उठाया। गिद्ध के विषय में उत्तर प्रदेश में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील में एक गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का शिलान्यास किया गया है। तो उसका नाम दिया गया है जटायु प्रजनन और संरक्षण केंद्र। तो उसमें गिद्धों के जोड़े ला करके रखे जाएंगे और उनकी हैचिंग का काम किया जाएगा। अगर आप कभी कोई लखनऊ के पास कुकरेल गया हो तो उसने देखा होगा कि वहाँ मगर और घड़ियाल की हैचिंग का काम किया जाता है, और आज हमारे सभी नदियों में मगर और घड़ियाल भी है, वे भी एक तरीके से साफ सफाई का ही काम करते हैं। तो ये है, तो ये मुख्य बातें हैं जिनको कि वाइल्ड लाइफ के संबंध में आपको जानना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि कोई वाइल्ड लाइफ के संबंध में या पेड़ों की कटान के संबंध में कोई बात आती है तो वन विभाग को तुरंत इन्फॉर्म करिए। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट अपने आप में बहुत कठोर कानून है, और आप लोगों ने सलमान खान के केस का जरूर सुना होगा। तो इस प्रकार से वो बहुत एक बड़ा कानून है और उसमें काफ़ी सजाएं हैं। अभी किसी बच्ची ने बताया था कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में 6 अनुसूचियाँ हैं। उन अनुसूचियों में एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है। कुछ एनिमल्स जो ज़्यादा इंडेंजर्ड है उनको शेड्यूल 1 में रखा गया है, कुछ शेड्यूल 2 में है, कुछ शेड्यूल 3 में है, कुछ शेड्यूल 4 में है, और उसके बाद बहुत सारी उसकी प्लांट की प्रजाति है। इस एक्ट की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जानवर कोई नहीं, अगर जानवर का जो हैबिटेट है, उसका जो नेचुरल आवास है, उसको भी अगर आप नुकसान पहुँचाते हैं तो भी आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाती है। तो
ये सब बातें तो वाइल्ड लाइफ से संबंधित हो गई। अभी पेड़ की कटाई के बारे में भी कुछ बातें हुई यहाँ पर। देखिए, सरकार हर साल भारी मात्रा में पेड़ लगाने का अभियान चलाती है। हम लोग के द्वारा इस वर्ष अभी लगभग 10 लाख के आसपास वृक्षों का इस जनपद में वितरण कराया गया और 5 जुलाई को रोपण किया गया उनका। सरकार की ये योजना है कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी अभी स्थिति बहुत खराब नहीं है, उनको सरकार ने काटने से फ्री कर रखा है। लेकिन जो पर्यावरण से संबंधित प्रजातियां, जो मैंने ये ब्लू रंग का आपको पॉम्पलेट दिया है, इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सी प्रजातियों के काटने पर आपके जनपद में छूट नहीं है और कौन कौन सी प्रजातियों के काटने पर जनपद में रोक। तो क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ किसान अपनी खेतों में पौधे लगाते हैं, तो यदि उसको काटने का मौका नहीं दिया जाएगा तो उसकी आर्थिक आय में भी वृद्धि नहीं होगी। इसलिए यह प्राविधान है। और यदि कोई आपको सूचना मिलती है, कोई बात होती है, तो हमारे कार्यालय में हमारे कर्मचारियों को आप शिकायत करें, बताएं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। वृक्ष संरक्षण जो निजी क्षेत्र के, क्योंकि अब अभी बताया गया जंगल है नहीं, सारे निजी क्षेत्र के वृक्ष हैं या सरकारी ज़मीनों के वृक्ष हैं, तो उसमें वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 लागू होता है और उसमें जो उसके प्राविधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए कि आप सभी लोगों ने इतने धैर्य से लाइट चली जाने के बावजूद भी सबको सुना और अच्छी विचार रखे। और जो ये मतलब अभी मैडम जो कह रही थी कि महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि कोई जीते या हारे, महत्वपूर्ण ये होता है इस कार्यक्रम में भाग लेने। और मुझे तो सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि 10 के मुझे लगता है शायद 6 या 7 लड़के दैट वाज अगेन चेंज कि जो है ये भी हमको किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए कि इस तरीके का लड़कियों का भी प्रस्तुतिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इन बातों के साथ, इन शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद। और अभी मैं जजेस से कहूँगा कि जो हमारे जिन्होंने प्रतिभागी जिन्होंने भाग लिया है उनको अगर नाम बता देंगे तो उसको भी मैडम जो है उसको पुरस्कार। आज वन्य जीवन सप्ताह के अंतिम दिन माननीय डीएफओ साहब द्वारा आज जो कार्यक्रम हमारे कॉलेज में आयोजित किया है, इसके लिए मैं उनका स्वागत करते हुए आपके आगमन के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमारा महाविद्यालय क्षेत्र का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इतने कार्यक्रम में अपने महाविद्यालय के भूतपूर्व नहीं बल्कि अभूतपूर्व छात्र श्री अशोक कुमार गुप्ता जी को पाता हूँ और 1-1.5 घंटे तो इंतजार करना है कि कार्यक्रम में मैं रहूँगा जरूर, भले ही ना देर लग जाए। तो ऐसे समर्पित विद्यार्थी जो महाविद्यालय में आज जुड़े हुए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे साथी लोग भी कार्यक्रम में जो लगे हुए हैं, रिसर्च वाले लोग, रोवर रेंजर्स के लोग, टीचर्स हमारे, उनका स्वागत करता हूँ। और इस विकट परिस्थिति में भी काफ़ी अच्छी मात्रा संख्या में बच्चे हमारे आगे इकट्ठा हुए हैं, तो उन लोग का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाविद्यालय किस तरह से कार्य कर रहा है और हमारे छात्र छात्राएँ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए अभी कल का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सिर्फ कल का, उसके पहले की बातें अखबार में छपती नहीं है। ये अखबार में जो नहीं छपती उसके बारे में बता रहा हूँ। ये पिछले अप्रैल और मई में जब कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, तो हमारा महाविद्यालय बंद नहीं था। IISc MHRD ने एक IISc की संस्था बनाई है, इंस्टीट्यूट इनोवेशन नाम से। हमारे प्राध्यापक लोग और उनके चुनिंदा उत्साही छात्र छात्राएँ हम लोग के साथ में IISc के सेशन चल रहे थे, उसमें भाग ले रहे थे। 17 सेशंस हुए थे और उनका करीब 70 विभागियों ने उसको सर्टिफिकेट प्राप्त किए। कल बड़ा खुशी का दिन आया कि हमारे महाविद्यालय के 17 टीचर्स और स्टूडेंट को मिला करके IISc MHRD ने
उनको एक किताब दिया है और उस किताब का नाम है IIC इनोवेशन एम्बेसडर। IIC इनोवेशन एम्बेसडर मैं बोल रहा हूँ, अभी बहुत समय इसका नहीं है, हम लोग वन्य जीवन के बारे में बात करने आए, लेकिन सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर इनोवेशन की बात होती है तो हर जगह लागू होती है। और मैं जो इन 17 कोऑर्डिनेटर्स हमारे नियुक्त हुए हैं या जो 17 एम्बेसडर्स नियुक्त करते हैं, उन एम्बेसडर्स को जरूर कुछ ऐसा काम करूँगा, ऐसा काम करने की प्रेरित करूँगा कि वो वन्य जीवन के लिए कुछ नई चीज़ें कर सकें, कुछ इनोवेशन वाइल्ड लाइफ के लिए भी कर सकें, वाइल्ड फ्लोरा फौना के लिए भी कुछ काम कर सकें। कुछ ऐसे काम वो जरूर कराएंगे। मैं इस बात को और दोहराना चाहता हूँ कि 17 अगर एम्बेसडर इस कॉलेज से नियुक्त हुए हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी महाविद्यालय, किसी भी विद्यालय में इतनी संख्या में लोग नियुक्त हुए होंगे। क्यों? क्योंकि भारत में कुल 18 से अधिक IIT चल रही है, 18 से अधिक IIT एक्टिव है और कुल 6400 लोगों को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस तरह देखते हैं तो पर IIT जो एवरेज आता है और 3 से 3.5 के बीच में आता है कि पर IIT 3 से 3.5 लोगों को एम्बेसडर नियुक्त किया गया होगा। लेकिन केयर गवर्नमेंट PG कॉलेज ने 17 एम्बेसडर नियुक्त करवा लिए हैं, तो इसलिए हमारा महाविद्यालय बहुत गौरवान्वित है। हमारे बहुत से अध्यापक दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ कि मैं भी 17 में से 15 या 16 सेशन अटेंड कर पाया था, एक आध से छूट गया था। पहले पता नहीं था किस तरह की जिम्मेदारी वाली मिलने वाली है हम लोग को, तो मैं भी उतना ध्यान नहीं दिया उसको। लेकिन जो लोग सिंसियरली लगे रहे उनको एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं आपको बहुत सी हम लोग मैं अनुरोध करूँगा कि फाइनल के भी बच्चे हैं लोग अभी इस कॉलेज से जाने वाले हैं, लेकिन अभी 1 साल उनकी लीव लाइफ पड़ गई कॉलेज की। अभी वो जब एम्बेसडर के जो काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनके बारे में आना पड़ेगा। और हमारी IIC, हमारी कॉलेज इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल की टीम है, वो बहुत ही सुदृढ़ता के साथ कार्य करेगी। और हो सकता है कि अगले वर्ष हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने या कि राष्ट्रपति के सामने अपने कॉलेज के प्रतिनिधि के रूप में कहीं उपस्थित पाएंगे। हमारे कॉलेज के इस साल 5 इनोवेशन नए तैयार किए हैं जो उन्होंने भेजा हुआ है, एड्रेस तो बनी है, लेकिन यूट्यूब पे जो इनोवेशन के बारे में उन्होंने जो फाइल तैयार की है, जो उन्होंने क्या बोलते हैं प्रोटोटाइप, इन लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया है, तो यूट्यूब पर बहुत अच्छा ट्रेंड है। तो अगर वो प्रोटोटाइप अच्छा ट्रेंड करना है तो इसका मतलब कि आगे उनको कुछ बेनिफिट मिलने की संभावना होती है। हम लोग हवा में काम करते हैं, हमारे बच्चे रूरल क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन मैं तभी उनसे कहता था कुछ करो। सामने जो बच्ची बैठी हुई है अंकिता शुक्ला, ये पिछले वर्ष युवा संसद में जीतते हुए नई दिल्ली से जा चुकी है और नरेंद्र मोदी के सामने भाषण की तैयारी हुई है। तो इस तरह चीज़ें महाविद्यालय में हो रही हैं और आज भी हमको लगता है जरूर बोलेगी वाइल्ड लाइफ, जरूर ये बोलेगी और नहीं बोलेगी मान लीजिए, लेकिन तब भी क्योंकि ऐसे बच्चे NCC की भी बहुत अच्छी छात्रा है, तो इससे आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। हालांकि बच्चों को विषय नहीं बताया गया था, पहले एक चुनिंदा विषय नहीं दिया गया था, तो इसलिए उसकी तैयारी मुझे कर पाएंगे। लेकिन तभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो 5 मिनट समय को दिया जा रहा है, 5 मिनट में वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ के बारे में अपने विचारों के द्वारा हम सबको नई जागृति और नई चेतना तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ और जानता हूँ ये भावना बनी है, बी प्राउड टू बी इंडियन। और नरिशमेंट किया पौधे का, चाहे पौधे ने नरिशमेंट किया किसका, मनुष्य का। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम इनको कैसे सुरक्षित रखें। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा कि 1972 में ऐसी क्या आपदा आन पड़ी कि आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन के लिए एक बनाना पड़ा। इसलिए बनाना पड़ा कि जब औद्योगिकरण बढ़ने लगा तो हमने अपने स्वार्थ के लिए ऐसे उपयोगी जानवरों को मारना शुरू कर दिया। पहले तो हम आखेट करते थे,
हमारा मुख्य कार्य ही रहता था कि घर का बलिष्ठ सदस्य जाता था और शिकार करके लाता था, बाकी सदस्य खाते थे। यही जीवन यापन की परंपरा थी। लेकिन धीरे धीरे बदला, लोगों में बदलाव आया और हम वनों तक ही सीमित नहीं रहे। हमने और वनों को काटना शुरू कर दिया। केवल वनों को ही नहीं काटा, 8,848 फीट की ऊंचाई पर, जो सबसे माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई पर, एक दिन कई लोग हेलीकॉप्टर से उसके ऊंचाई क्षेत्र पर पहुंच गए। उनके सांस से इतनी गर्मी हुई कि वो मेल्ट होने लगी, वहाँ पिघलने लगी। तो हम कहीं पहाड़ को खोद कर खाई बना दे रहे हैं, कहीं खाई को पाट कर पहाड़ बना दे रहे हैं। लेकिन हम में और गॉड में बड़ा अंतर है। गॉड ने नेचर को बनाया नेचर के लिए, जानवर बनाया तो नेचर के लिए बनाया, भाई तुम जंगल में रहो। हमने क्या किया, केज बनाई, केव बनाई, उनके लिए पिंजरे बना दिए, रहने के लिए घर बना दिए। उनका जो वन्य जीव पारिस्थितिकी जीवन था उसको हम लोग प्रभावित करेंगे। और धीरे धीरे आज ये स्थिति आ गई है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या शुद्ध वातावरण दे पाएंगे। दिस इज एवरीबॉडीज कंसर्न। पॉइजनस गैसेस नेक्स्ट जनरेशन को देंगे, ये डिजीज देंगे कि हेल्दी एटमॉस्फेयर देंगे, नेचुरलाइज एटमॉस्फेयर देंगे। वन संरक्षण बहुत जरूरी होता है। वन्य जीवों का एक कितने प्यारे हैं, जरा सोचिए। God has created several type of creation, like swimming creation, keeping creation, flying creation, very happy, strong, delicate, beautiful like butterfly, बड़े क्रिएशन बने। लेकिन सुप्रीम क्रिएशन कौन है? मैन। सुप्रीम क्रिएशन कौन है? मैन। बिकॉज God provided power of utterance, power of speaking, power of expression. ईश्वर ने हमको ये शक्ति दी कि हम दूसरे के दुख दर्द के भाव को व्यक्त कर सकते हैं, पेड़ पौधों के दुख दर्द के भाव को व्यक्त कर सकते हैं। और सुप्रीम क्रिएशन है और गॉड क्रिएटर है, ये वर्ल्ड क्रिएचर है। और यहाँ के सभी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अमेजन एक जंगल है, जानते होंगे, जो 7 देशों की सीमा रेखा से जुड़ा है। पूरे विश्व की 33% डाइवर्सिटी उस अमेजन जंगल में पाई जाती है, जिसको हम डिस्ट्रॉय करने की बात ही छोड़िए, उनके नजदीक जाने का साहस नहीं कर सकते। ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं। लेकिन हम अगर चाहें कि वन के जीवों को अपने आसपास, घर पास पड़ोस में उनके जैसा वातावरण उपलब्ध करा सके, ऐसा बड़ा मुश्किल हो पाएगा। किसी हाथी के लिए उसका एक दिन का पेट भरना गांव भर के पेड़ साफ हो जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, अच्छा हम इनको तस्करी में उपयोग करने लगे। हम केवल ये हमारे जीवन उपयोगी के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए नहीं, और ढेर सारे हमने विद्रोह किया और इसको बिगाड़ने की कोशिश की। तो मेरी एक अपील है आप सब मेरे प्यारे विद्यार्थियों के बीच, वन में वृक्षों को वास रहने दो, वन में वृक्षों को वास रहने दो, झील झरनों में सांस रहने दो। वृक्ष होते हैं वस्त्र जंगल के, छीन मत ये निवास रहने दो। वृक्ष में घोंसला है चिड़िया का, तोड़ मत ये निवास रहने दो। पेड़ पौधे चिराग हैं वन के, वन में बाकी उजास रहने दो। वन विलक्षण विधा है कुदरत की। वरिष्ठ अधिकारी जिले के डीएफओ साहब, यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कामिनी वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय परिवार से भाई विनय मिश्र जी, मीडिया के समस्त भाई बंधु और मेरे प्यारे बच्चों,
आज का दिन जो है यह याद दिलाने के लिए सप्ताह मनाया जा रहा है कि हमारी क्या भूमिका है और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव एक तरफ, संरक्षण दूसरी तरफ। वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, किस लिए जरूरी है, तो मैं समझता हूं कि भाई विनय मिश्र जी ने बहुत ही ऊर्जावान तरीके से उनको रोका जाता है। उनको हम लोग रोकते हैं नहीं तो दिन भर बोलते रहे और उसी ऊर्जा के साथ। तो एक हमारे यहाँ डॉक्टर संपूर्णानंद श्रीवास्तव जी हमारे गुरु थे, तो वन के बारे में उन्होंने एक पोयम बताई थी, टू रिमेंबर द फॉरेस्ट, रिमेंबर द नेशन, to encourage the forest, to encourage the nation, because it provides food for us, it provides shelter for us, it provides faith for us. Remember the forest, remember the nation, to encourage the forest, to encourage the nation, to read the forest, to read the nation. फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है यह सबसे बड़ा कंजर्वेशन है और सबसे बड़ा इकोसिस्टम, जिसमें बहुत सारी वन्य प्रजातियां रहती हैं, वह है हमारा वन। और उसी से संबंधित वन्य जीवन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख मैं एक जगह खोज रहा था तो उसमें मिला कि आर्टिकल 51A स्टेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि इट इज माई ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है। अधिकारों की बात सभी लोग करते हैं, हमारे क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य को जो है हम भूल जाते हैं। तो यह कहता है कि यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम जो है उनकी रक्षा करें, उनके हैबिटाट को नष्ट न करें, उनको भी उतना ही महत्व दें जितना हम अपने लिए देते हैं। तो मुझे याद है हम अक्सर डीएम साहब के यहाँ भी मीटिंग में और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लोग आते हैं, गौरैया दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इसी क्रम में मुझे एक बात याद आ रही है कि उस समय पिंजड़ा बनाने के लिए कहा गया था उस मीटिंग में। कितने लोग पिंजड़ा बनाते हैं, कितने लोग गौरैया को पालते हैं, कितना महत्व देते हैं, कितना जो है गर्मियों में पानी। हमारे यहाँ एक मटका में गर्मी में पानी पीने के लिए पक्षियों को माता जी रख देती हैं और वो कहते हैं गर्मी जब आती है तो कहती है जब हम लोगों को प्यास लगती है तो पशु पक्षियों को भी कम से कम आप यही काम करें कि उनको जिंदा रहने के लिए, उनको खाने पीने के लिए अपने हिस्से का कुछ निकाल करके थोड़ा बाहर रख दें, तो वह जो है बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो वाइल्ड लाइफ बहुत एक व्यापक शब्द है, इस पे जितना भी बोला जाए। डीएफओ साहब हैं, अब समय चूंकि उनका बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। वन्य जीवों में गिद्ध कितने महत्वपूर्ण है। गिद्ध समाप्त हो गए, जहाँ पे डेड बॉडी फेंक दी जाती थी उसको जो है समाप्त कर देते थे। तो वन्य जीवों की रक्षा का संकल्प ले और उसको जो है बताएं कि इससे क्या लाभ है, क्योंकि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र, इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट इज नॉट जस्ट आवर इमीडिएट सराउंडिंग। हम केवल जहाँ खड़े हैं इसी के चारों तरफ के वातावरण को वातावरण नहीं कहते, उसका एक छोटा पार्ट होता है इकोसिस्टम, और हम जो है उसकी जिम्मेदारी को, उसमें इंटरकनेक्शन है, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हर तरह के प्राणियों का एक सिस्टम बना हुआ है, इसीलिए उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। वो तंत्र तभी चलेगा जब हर चीज जो है, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक कैटेगरी का उपभोक्ता, प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, एक सर्कुलेशन है, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, तब जा करके वह सिस्टम चलता है। तो आप किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ जो है वन विभाग के द्वारा बहुत सारे जो है पेड़ के नाम यहाँ गिनाए गए, उसमें कम से कम मैं अभी मिश्रा जी बता रहा था कि इसमें 5, 6, 7 नाम जो सब मैं लगाया हूँ, घर पे अपने हाथ से लगाया हूँ। मैं बेल जो है वो 2-3 पेड़ हैं, आंवला का भी प्रतापगढ़ वाला आंवला लगाया हूँ और बरगद छोड़ के बाकी सब लगाया हूँ। तो आप संकल्प लें, उनको, उनके हैबिटाट को नष्ट न करें। वास स्थान समाप्त कर देंगे तो रहेगा कहाँ पे। समस्या यह है कि अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, इसके साथ साथ मैंने द मास्टर ऑफ नेचर किताब में लिखा हुआ था, तो मुझे लगता है कि वह व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा हुआ था, मैंने द मास्टर ऑफ नेचर।
नेचर का मास्टर इसलिए कहा गया है। ओडम की किताब थी, मैं उसमें पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था मैन इज द मास्टर ऑफ नेचर, और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात की गई थी। तो उसमें लिखा था कि हम जो है अपने स्वार्थ के लिए हर चीज को नष्ट करते चले जा रहे हैं और अपने लाभ के लिए शहरीकरण को गति दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें कौन नष्ट हो रहा है, क्या चीज नष्ट हो रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमको रोड बनाना है, हमको रेलवे लाइन ले जानी है, हमको कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो उससे क्या होगा, पहले उसकी व्यवस्था कर ली जाए, उसके बाद तब जा करके उस चीज को। तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नेशनल, अभी मैं वन विभाग के द्वारा दिया, हम लोग तो दुधवा नेशनल और कारपेट नेशनल ही जानते थे, इसमें सर ने दिया है, इसमें दिया है सेंचुरीज जो है उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारी 23 वन्य जीव सेंचुरियां हैं। दिस इज द प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क एंड नेशनल सेंचुरीज जो है पूरे देश में। इसीलिए जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो नाश के कगार पे हैं, उनको जो है सरकार जो है अपनी तरफ से उनको बढ़ावा दे रही है, उनकी ब्रीडिंग कराती है, उनको पालती है, पोसती है, ताकि वह जो है विलुप्त ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए और उसका नुकसान हमें उठाना ना पड़े। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं बस यही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने साथ साथ जियो और जीने दो के नारे के साथ जो है आप आगे बढ़िए, तो यही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस विद्यालय में मेरे सभी गुरुजन हैं, क्योंकि मैं अभी भी अपने को इस विद्यालय का छात्र ही समझता हूँ और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, रहा हूँ। आज वन्य जीव संरक्षण मनाया जा रहा है, जो सप्ताह मनाया जा रहा है, सबसे बड़ी मुद्दा ये होती है कि ये मनाने की नौबत क्यों आई। इसका मतलब मैं अपने लालच की पराकाष्ठा को पार कर गया। अभी कई बच्चियों ने ये बात कहा कि पोल्यूशन, एनवायरमेंट, वृक्षारोपण लोग कर नहीं रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न आपसे भी है, आपने क्या किया? आप अभी एक बच्ची ने कहा कि मैं पौधे लगा करके और फिर देखना नहीं चाहती। मैं देखता हूं, मेरे पास डायरी मेंटेन है, एवरीडे में कहाँ प्लांटेशन किया उसको नोट करता हूं और मेरे द्वारा लगाए गए लगभग 80% से ज्यादा पौधे जिंदे हैं। प्रेरणा स्रोत कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं जब यहाँ पढ़ता था तो डोंगरे सर यहाँ थे, विनय जी मेरे जूनियर रहे हैं, डीएफओ साहब का जो प्यार मिलता है, रिचेश भाई साहब। अभी डीएफओ साहब ने एक नया घोषणा किया कि अशोक जी साल में आपके 365 दिन होते हैं, सभी को होते हैं, 365 के जगह पर मैं 400 पौधे आपको डोनेट करूंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी आप लोगों ने एक बात सोचा नहीं होगा और ये बहुत कष्ट की बात है कि एक व्यक्ति, आप लोगों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, सभी 3 गैस सिलेंडर ऑक्सीजन हम यूज करते हैं एवरी डे। एक गैस सिलेंडर की कीमत हम अगर 700 रुपए मानते हैं तो 2100 रुपए का गैस सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन हम रोज यूज कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 63,000 रुपए मंथली गैस ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं। 50 साल केवल अगर हम जीते हैं तो 4 करोड़ रुपया, और आपने प्रकृति को एक पौधे भी नहीं दिया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? आज आप इस बात को ध्यान रखिए कि कनाडा में इतने पेड़ हैं कि एक व्यक्ति पर 10,163 पेड़ आते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर 10,163 पौधे, यानी वहां ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा। और इंडिया में क्या है, किसी को पता है? 28। भदोही में तो वन क्षेत्र है ही नहीं सरकारी।
हर साल वन विभाग द्वारा कितने पौधे लगाए जाते हैं? क्या वन विभाग की जिम्मेदारी है क्या उसको बचाना? हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। रही बात वन्य जीवों के संरक्षण की, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आज अपने हम लालच की पराकाष्ठा की पूर्ति के लिए जंगल हमने उखाड़ दिए, तो वो हमारे ही घर में तो आएगा और फिर हम बेरहमी से उनको मारते हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा कि जीव का संरक्षण करना चाहिए। सभी लोग कहीं न कहीं से इस विद्यालय में आते हैं पढ़ने। गाय और बैल सड़क पर खड़े रहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, बाइक बगल से निकाल लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, मुझे हाथ उठाकर बता देंगे क्या कि मैंने बैल को हका करके एक साइड कर दिया? कोई नहीं। क्यों आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं? कहना बहुत बड़ी बात है, करना कोई नहीं चाहता। उन असहाय जीवों को आप कभी देखिए जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो कातर निगाह से आपको देखते हैं और आप निगाह छुपा कर भागते हैं। संरक्षण केवल हमें याद दिलाने के लिए होता है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको सजग करना, आपकी जिम्मेदारी है खुद सजग होना। मेरे घर आप लोग आमंत्रित हैं, देख सकते हैं, एक तोता है मेरे घर, हालांकि पालना गुनाह है। इस परिसर में 2 बच्चियां बैठी हैं जो मेरे घर गई हैं, वो उस तोते का नाम राधे है और वो सीधे सीधे कहता है उठ, और मैं उसको कभी पिंजड़े में तो रखता हूं लेकिन बंद करके नहीं रखता, पिंजड़ा खोल के रखता हूं। जब वो इतना बड़ा था तब मैं उसको उठा कर लाया था, पता नहीं उसके पेरेंट्स कहाँ रहे होंगे, वो एक पेड़ पर बैठा था, कौवा चोंच मार रहा था और आज 20 साल हो गए सर, वो उड़ना नहीं जानता। ऐसी परिस्थिति में सर के पहले पाठक सर यहाँ डेपो थे, मैंने उनसे पूछा कि सर मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते, इसके जीवन को बचाए रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और आप इसको बचाए रखें। चांदना साहब थे, वो मेरे घर जाकर के उस तोते को देखे, उन्होंने कहा अशोक जी आपने एक जान बचाई है। ये केवल कहने की चीज नहीं होती, आप महसूस करिए कि ऐसी एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटनाएं जब आप लोगों के साथ होता है तो पूरा परिवार, पूरा कुनबा दौड़ता है। उस पीड़ा को आप पशुओं से जोड़कर को देखिए। आप लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको 100% मान के चलिए, लेकिन एक विनम्र निवेदन मैं आप लोगों से जरूर करूंगा कि जीवन में प्रतिदिन 3 नेक काम करने का वचन ले लीजिए। सड़क पर जैसे आप जा रहे हैं, अगर कोई पत्थर है तो आप तुरंत रुकिए और उसको साइड कर दीजिए। मान लीजिए किसी के परिवार में कोई दुर्घटना घटी है और बहुत तेजी से जा रहा है, वो पत्थर सामने आ गया, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगर आपके एक सफल प्रयास से उसकी जान बच सकती है, किसी की जान बच सकती है। एक कोई भी काम आप नेक 3 करिए। ये मैं स्काउट गाइड से सर सीखा था और आज भी उसे जीवन में लागू कर रखा हूं। अगर जानवर खड़ा है रोड पर तो आप उसे हकाने में अपना इंसल्ट मत महसूस करिए, नहीं। मैं 10 अक्टूबर 2017 से मैं अनवरत वृक्षारोपण कर रहा हूं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहा या विदेश की सरजमी पर। मैं अभी सितंबर 2018 में एशियन गेम के तहत मुझे पेनांग जाना पड़ा, पौधे रखा रहा। सिंगापुर एयरपोर्ट पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया पौधरोपण करते हुए। एलोवेरा का पौधा मरता नहीं, इसलिए वो 3-4 दिन बैग में रह सकता है। तो मैंने पेन निकाला और एयरपोर्ट के बगीचे में लगाने लगा, वो साइड किनारे में। तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। फिर मैं अपनी हिंदी में कह रहा हूँ, वो अपनी इंग्लिश में को के जा रहा भाई। तो मेरी ट्रांसलेटर जो थी जेनिफर क्रिस्टो, उसने बताया कि सर ये रोज एक पौधे लगाते हैं। उसने एविडेंस मांगा तो मैंने डायरी निकाल करके दे दी। फिर उसने देखा और सिंगापुर का बैज मेरे इंडियन कोट पर, भारत सरकार के ब्लेजर पर लगा करके ट्री मैन ऑफ इंडिया कहकर मुझे सल्यूट दिया। ये मेरे देश का सम्मान था, ये मेरे देश का सम्मान था, मेरा नहीं था। ये भारतीय संस्कृति का सम्मान था।
मैं आप सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप लोग धरातल पर आइए, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।